नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र की तरफ से आने वाली करंट क्विज 2024 का, और इसमें समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले हमने कई क्लासें ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी के हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना के रखी है। प्लेलिस्ट से आप सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। और चलिए, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी कि MCQ टाइप हो गए, जिनको आप क्वेश्चन और आंसर के तौर पर कर सकते हैं। बिहार, यहाँ पे विशेष में देख सकते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश परिदृश्य है, जिसमें हम बिहार परिदृश्य को कंप्लीट कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश का परिदृश्य जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। और ये आप जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी तक का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। करंट क्विज 2024 पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट भी आपको यहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड किए जाएंगे जब तक ये कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद में आपको ऑनलाइन जितने भी टेस्ट हैं इसके वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था। बहुत लोगों ने इसका आंसर एकदम सही दिया था। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PB शब्द प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। ये एकदम सही है। और प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल PB शब्द प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो आदि अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया। ये आपका गलत है। तो इसका कौन, ये भी सही है, सॉरी ये भी सही है। दोनों कथन इसके सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? ए ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। प्रसार भारती द्वारा PB शब्द सेवा का जो विमोचन किया गया है, इसे आप 13 मार्च 2024 को इसका शुरू किया गया और नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। और विशेषता क्या है? तो PB शब्द प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो आदि अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। PB शब्द का पूर्ण रूप है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डायमेंशन। PB शब्द प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। और विकल्प में कौन सी वंदे भारत ट्रेन इसमें शामिल नहीं है? अहमदाबाद से मुंबई वंदे भारत, याद रखेंगे ये तो शामिल है। अहमदाबाद से लेकर के मुंबई मध्य वंदे भारत ये शामिल है। पटना से लखनऊ वंदे भारत ये भी शामिल है। पुरी से जगन्नाथपुरी से लेकर के विशाखापट्टनम वंदे भारत ये भी शामिल है। अहमदाबाद से जामनगर वंदे भारत ये इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। और हरी झंडी दिखाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब दिखाया गया? तो 12 मार्च 2024 को इसको शुरू किया गया। अहमदाबाद से, कहां से? तो अहमदाबाद गुजरात से इसको शुरू किया गया। 10 नई वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई मध्य, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मैसूर से डॉक्टर MGR मध्य चेन्नई, और पटना से लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, पुरी से विशाखापट्टनम और लखनऊ से देहरादून, कालबुर्गी से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु से, और रांची से वाराणसी और खजुराहो से दिल्ली निजामुद्दीन के बीच परिचालित किया गया है। विस्तार हेतु हरी झंडी दिखाई गई 4 वंदे भारत ट्रेनें। अहमदाबाद से जामनगर वंदे भारत को द्वारका तक, और अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़ तक, और गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज से तिरुवनंतपुरम तक, और कासरगोड वंदे भारत को मैंगलुरु तक। इसमें और भी जो वंदे भारत ट्रेन है इसका रूट बढ़ाया गया है। विशेष तथ्य क्या है? तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के दाहेज में इथेन और प्रोपेन हैंडलिंग सुविधाओं सहित पेट्रोनेट LNG के पेट्रो रसायन परिसर की आधारशिला भी रखी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन साबरमती, ये ऑप्शन किया गया साबरमती इसका राइट आंसर होगा। साबरमती गुजरात में इस आश्रम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए, कोचरब आश्रम कहाँ पे है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन होता है और आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और 12 मार्च 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई साबरमती कोचरब गुजरात में। और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया। रिलेटेड जीके की बात करेंगे तो इसमें दक्षिण अफ्रीका से भारत के आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रम कब स्थापित किया गया?
तो यह वर्ष 1915 में कोचरब आश्रम, इसी का नाम पड़ गया था साबरमती आश्रम। और यह 1915 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उसी समय कोचरब आश्रम की स्थापना होती है। ठीक है, वर्तमान समय में इसको एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है, ये गुजरात विद्यापीठ के द्वारा। और हृदय कुंज था, तो हृदय कुंज यह गांधी जी का निवास स्थान था, हृदय कुंज। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रही। क्या ये कथन सही है? याद रखें, ये कथन आपका एकदम सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। इस यात्रा के दौरान उन्हें मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये कथन भी आपका सही है। इसके उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथन सही हैं, याद रखेंगे। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस की राजकीय यात्रा 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य आयोजित होती है। और किस लिए हुई? तो मॉरिशस सरकार के नियंत्रण पर मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए ये गई हैं। और वर्ष 2000 के बाद मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाली वह 6ठी भारतीय राष्ट्रपति हैं। इस समारोह में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन और इसके 2 जहाज आईएनएस और तीर और सीजीएस सारथी ने भाग लिया था। आईएनएस तीर और सीजीएस सारथी, ये 2 जहाज थे जिन्होंने भाग लिया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। प्रश्न है आपका, 9 मार्च 2024 को भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या पंजाब। तो यह उड़ीसा में किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र उड़ीसा में स्थापित होता है। उद्घाटन होता है 9 मार्च 2024 को। और कहाँ? तो कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके उद्घाटनकर्ता थे। और इंडोर एथलेटिक्स के केंद्र में 10,000 वर्ग मीटर का ट्रैक स्थापित किया गया है। रिलेटेड जीके की बात करेंगे तो कलिंग स्टेडियम, यह कलिंगा स्टेडियम स्थित एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है और ये उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। इस स्टेडियम की आधारशिला वर्ष 1978 में रखी थी पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने। अगला प्रश्न, 5 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यह बताना है। इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता 4.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA है, ये एकदम सही है। ये कथन आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। यह उत्पाद पाइपलाइन 1212 किलोमीटर लंबी है, ये कथन भी सही है। 1212 किलोमीटर लंबी है ये पाइपलाइन। और यह पाइपलाइन उड़ीसा से 329 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 723 किलोमीटर और तेलंगाना में 160 किलोमीटर राज्यों से होकर के गुजरती है, ये कथन सही है। डी ऑप्शन है, इस उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद तेलंगाना से किया था, ये कथन भी आपका गलत है। ये कथन आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संगारेड्डी तेलंगाना से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। 5 मार्च 2024 को शिलान्यास और लोकार्पण की गई परियोजनाओं की लागत है 6,800 करोड़ रुपए से अधिक। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सड़क, रेल, पेट्रोलियम, विमानन और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित और शिलान्यास की गई परियोजनाएं, प्रधानमंत्री द्वारा 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। NH65 29 किलोमीटर लंबे पुणे हैदराबाद खंड को 6 लेन बनाने की आधारशिला रखी। 6 नए स्टेशन भवनों के साथ साथ सनत नगर, मौला अली रोड लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का उद्घाटन। घाट के सर लिंगमपल्ली वाया मौला अली सनत नगर के बीच MMTS रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। और इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन और हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र का CARO का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न आपका, मार्च 2024 में शुरू की गई एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अदिति
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति योजना का शुभारंभ किया। तो ये कथन आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। ये पहला कथन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इस योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। तो ये एकदम सही है, 750 करोड़ रुपए अदिति योजना के लिए आवंटित किया गया है 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक। इसका लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 40 डीप टेक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। ये गलत है। इस योजना के तहत स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। ये कथन भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तीसरा इसमें नहीं सही है, ठीक है। और इसका जो तो 1, 2, 4 सही है। और इसमें कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है, तो 1, 2, 4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा उसमें सही नहीं था, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1, 2, 4। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अदिति योजना, इसका शुभारंभ होता है 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के अवसर पर। इसलिए होता है तो स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए। शुभारंभ करता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योजना के तहत प्रदत्त अनुदान है स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता। और वर्ष 2023-24 से 25-26 तक इस योजना हेतु आवंटित राशि है 750 करोड़ रुपए। 750 करोड़ रुपए। लक्ष्य है इसका प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 मार्च 2024 को भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा सरकार, त्रिपुरा और अन्य स्टेक होल्डर्स के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा के संस्थापक का नाम क्या है? त्रिपुरा के संस्थापक का नाम है प्रद्युत देव वर्मा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रद्युत देव वर्मा। और ये त्रिपुरा के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा अन्य स्टॉक होल्डर के साथ मध्य समझौता होता है और त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है 2 मार्च 2024 को नई दिल्ली में। किसकी उपस्थिति में होता है? तो गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह समझौता होता है। और समझौते के तहत सहमति बनी कि त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर इसमें सहायता की जाएगी। और त्रिपुरा की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और इसके संस्थापक प्रद्युत देव वर्मा और अन्य थे। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और इन परियोजनाओं पर कितना व्यय किया जाएगा? इसमें टोटल कितना व्यय किया जाएगा? अगर इसकी बात की जाए तो इसमें टोटल जो है 7200 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आप इसी को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया 1 मार्च 2024 को। हुगली जिले के आरामबाग शहर में लोकार्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं की लागत है 7200 करोड़ रुपए। ये परियोजनाएं संबंधित हैं, तो ये परियोजनाएं जो है ये संबंधित रेल, बंदरगाह, तेल एवं पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट उपचार जैसे जल संयंत्रों से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित परियोजनाएं लगभग 2790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट तथा अपशिष्ट जल उपचार एवं सीवेज से संबंधित परियोजनाएं इसमें शामिल है। और इनका उद्घाटन हुआ है अभी प्रधानमंत्री के द्वारा। लगभग 2680 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को भी शुभारंभ किया गया। और कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। अगला प्रश्न है 7 मार्च 2024 को किसने नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो शुरुआत है इसके द्वारा होती है सुमन बेरी, अश्विनी वैष्णव, BR सुब्रमण्यम, पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ये आपके रेल मंत्री भी हैं और इन्हीं के द्वारा इसे शुरू किया गया नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म। यह एक व्यापक डिजिटल पहल है और मार्च 2024 में इसका शुभारंभ होता है। शुभारंभ करता है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
और यह पहल डिजाइन की गई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर प्राप्ति करने में सहायक। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी को देख लीजिए। इस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो व्यापक ज्ञान आधार, 7500 क्यूरेटेड सर्वोत्तम प्रथाएं, 5000 नीति दस्तावेज, 900 प्लस डेटा सेट, 1400 प्लस डेटा प्रोफाइल और 350 प्लस नीति आयोग का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है 28 फरवरी 2024 को जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों का बेसिन प्रबंधन करने हेतु 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। विकल्प में बेसिन प्रबंधन करने हेतु 6 नदियों में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? यहाँ पे 4 ही नदियां शामिल हैं। तो विकल्प में बेसिन प्रबंधन करने हेतु 4 नदियों में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे ये ब्रह्मपुत्र इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जल शक्ति मंत्रालय 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के मध्य समझौता होता है 28 फरवरी 2024 को 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन की दिशा में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग हेतु। इसमें 6 नदियां शामिल हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार। ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार, ये 6 नदियां हैं। यहाँ पे 6 इसलिए काट दिया था क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे सही लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसे मिटा देते हैं। 6 नदियों में से कौन कौन सी शामिल नहीं है? तो महानदी, कृष्णा, पेरियार शामिल है, ब्रह्मपुत्र शामिल नहीं है। ये आपको याद रखना है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार, ये सभी जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं वही इसमें शामिल है। बेसिन प्रबंधन के लिए जल संसाधनों की प्रदत्त जिम्मेदारी। नर्मदा बेसिन प्रबंध IIT है इंदौर और IIT गांधीनगर के द्वारा इसको प्रबंधन किया गया, यह इसकी जिम्मेदारी दी गई। गोदावरी बेसिन प्रबंधन, तो गोदावरी बेसिन प्रबंधन को IIT हैदराबाद और नीरी नागपुर के द्वारा इसको शुरू किया गया। महानदी बेसिन प्रबंधन ये IIT रायपुर और IIT दिल्ली से है। नेक्स्ट है आपका IIT रायपुर और IIT राउरकेला महानदी बेसिन प्रबंधन। कृष्णा बेसिन प्रबंधन की बात करेंगे तो यह NIT वारंगल और NIT सूरतकल के द्वारा इसको जिम्मेदारी दी गई। कावेरी बेसिन प्रबंधन में IISc बैंगलोर और NIT त्रिची के द्वारा इसको जिम्मेदारी दिया गया है। और पेरियार बेसिन प्रबंधन में IIT पालक्काड़ और NIT कालीकट को इसकी जिम्मेदारी दी गई। अगला प्रश्न है 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। 27 फरवरी 2024 को भारतीय सेना में 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किया गया है। क्या ये सही है? एकदम सही है। और इस मॉड्यूलर ब्रिज को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लॉसन एंड टूब्रो के साथ मिलकर विकसित किया। ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज की बात करेंगे, यह है आपका शामिल किया गया भारतीय सेना में 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किया गया 27 फरवरी 2024 को। और किसकी उपस्थिति में? तो किसकी उपस्थिति में इसको शुरू किया गया? तो याद रखिए तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में इसको शुरू किया गया। ये उद्घाटन किया गया, इसका विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा लॉसन एंड टूब्रो के द्वारा इसको विकसित किया गया। अगला प्रश्न है सुदर्शन सेतु के संबंध में विकल्प में कौन सा सही कथन सत्य नहीं है? ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 25 फरवरी 2024 को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था। ये एकदम सही है। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि और बेटे द्वारका द्वीप को छोड़ेगा। बी कथन भी सही है। ठीक है, और इस पुल की लंबाई 3.25 किलोमीटर है। ये गलत है। यह सेतु देश का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। ये भी आपका सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गलत है और यही आपका राइट हो जाएगा। संबंधित राज्य है गुजरात। उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को उद्घाटन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस पुल की लंबाई है 2.32 किलोमीटर है और इसकी निर्माण लागत है लगभग 980 करोड़ रुपए। यह जोड़ेगा तो ओखा मुख्य भूमि और बेटा द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। मुख्य विशेषता है देश का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज। यह केबल आधारित सेतु है और अनूठे डिजाइन वाले इस सेतु में दोनों ओर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण के चित्रों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। प्रश्न आपका 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के अंतर्गत 3 सेमीकंडक्टर
इकाइयां लगाने हेतु मंजूरी प्रदान की है और इन 3 इकाइयों में 2 सेमीकंडक्टर इकाई किस राज्य में लगाई जाएंगी? तो यह गुजरात में लगाई जाएंगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने हेतु मंजूरी दी गई है 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास के अंतर्गत इसको मंजूरी प्रदान की गई। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया 21 दिसंबर 2021 को और इसको कुल 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में जो मंजूरी नहीं की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2024 में मंजूरी दी थी गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को। स्वीकृति की गई 3 सेमीकंडक्टर्स इकाइयां 50,000 WFSM क्षमता वाला सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL द्वारा ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प PSMC के साथ गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना होती है। ठीक है, इस फैब में 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और प्रौद्योगिकी साझेदार हैं PSMC। इस इकाई की स्थापना 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। तो इसमें बताना है कौन कौन से सही है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन सही है, इस अलायंस को वर्ष 2023-24 में 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी और 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अलायंस को प्रारंभ करने की घोषणा की। ये एकदम सही है। तीसरा इसमें गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें तीसरा भी सही है, सॉरी एक बार देख लेते हैं। 150 करोड़ रुपए एकदम सही है। 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा भी इसमें सही है। तो उम्मीद है कि सभी कथन इसमें सही हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA को स्थापना को मंजूरी 29 फरवरी 2024 को दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और क्या इसका मुख्यालय होगा भारत में। 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए वर्ष 2023-24 से लेकर के 27-28 तक के लिए प्रदान किया गया है। अलायंस को प्रारंभ करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसको शुरू किया गया है। याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था आपका 1973 में। ठीक है, और इसका 50 साल पूरा हो गया है तो तभी इसको दोबारा से शुरू किया गया। 7 बिग कैट में शामिल हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। इसमें 7 कैट शामिल हैं। प्रश्न आपका 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह महोत्सव 20 से 26 फरवरी 2024 के मध्य खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ये कथन एकदम सही है। और इस महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कथन भी सही है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी। ये गलत है। कौन से कथन सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 शामिल हैं। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करेंगे। यह आपका 2024 में आयोजित होता है। और साथियों, क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यह 20 से 26 फरवरी 2024 के मध्य शुरू होता है। कहाँ शुरू होगा। तो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में शुरू होगा। किसके द्वारा। तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। याद रखिएगा। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई और विशेष तथ्य है इस वर्ष के महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे रिलेटेड जीके देख लीजिए। तो स्टैटिक जीके में खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। वर्ष 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया। खजुराहो के ज्यादातर मंदिर बनाए गए थे। तो यह चंदेल राजवंश के समय चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। अगला प्रश्न है,
25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया, और विकल्प में कौन सा समर्पित किए गए एम्स में शामिल नहीं है। तो 5 एम्स में कौन सा शामिल नहीं है? एम्स राजकोट गुजरात में शामिल है, एम्स लुधियाना ये शामिल नहीं है, एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल और एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यह इसमें शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित होते हैं 25 फरवरी 2024 को, और ये 5 एम्स कौन कौन से हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। 5 मिनट याद रखेंगे, राजकोट गुजरात, बठिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24, मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बाद प्रथम चरण 2x800 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया, और एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण में 2x800 2x800 मेगावाट की आधारशिला रखी गई है। तो यह रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई। एनटीपीसी का लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का प्रथम चरण, इसका प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित है, और 24 फरवरी 2024 को इसको शामिल किया गया, मतलब शुरू किया गया। समर्पित करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको शुरू किया गया। निर्माण लागत राशि में लगभग 15,800 करोड़ रुपए इसमें निर्माण लागत राशि है, और कुल क्षमता है इसके 1600 मेगावाट, 2x800 मेगावाट इसमें शामिल है कुल क्षमता इसकी। इस अवसर पर आधारशिला रखी गई एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर के द्वारा पावर प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण 2x800 मेगावाट पर, और कहाँ? यह रायगढ़ छत्तीसगढ़ में इसकी आधारशिला रखी जाती है। इसके निर्माण हेतु निवेश राशि है 15,530 करोड़ रुपए। ठीक है, और साथियों आज की क्लास में क्वेश्चन यहीं तक करवाए जाएंगे, कल की क्लास इससे आगे कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे घटना चक्र के द्वारा करवाए गए थे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी साथी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। और कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी चीज़ के, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल में क्लास के बाद आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।